हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एमपी बोर्ड 2024 की परीक्षा में आए कुछ सवाल हल करेंगे। तो यहाँ पर हमें एक सवाल इस तरह से दिया हुआ है, ए और बी में वह संबंध ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स छोटा या बराबर है 3 तथा बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स बड़ा है 3 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो हमें यहाँ पर ए और बी में संबंध निकालना है, जबकि जो फंक्शन है एक्स बराबर 3 पर संतत है। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे, चूँकि फलन एफ एक्स बराबर 3 पर संतत है, यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3। जब फंक्शन एक्स बराबर 3 पर संतत है तो इस केस में जो LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है और आर राइट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा। अब हमें देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट को निकालना है, तो इसको किस तरह से निकालते हैं आपको याद होगा। लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ हम 3 लिखेंगे, यहाँ ये माइनस लगाएंगे, ये यहाँ पर ये दिखाएगा कि हमने LHL साइड ली है। यहाँ हम लिमिट x टेंड्स टू 3 लिखेंगे और यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे और ये एफ एक्स लिख देंगे। ये यहाँ पर राइट हैंड साइड को दिखाएगा। आगे देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब देखिए एफ एक्स, आपको याद होगा कि फंक्शन में हमें बताया गया है कि ax प्लस 1 तभी लेना है फंक्शन की वैल्यू जब x की वैल्यू 3 से या तो बराबर है 3 के या 3 से कम है। तो याद रखें LHL में हमेशा पहले वाला मान लेंगे, यानी कि ax प्लस 1 वाला लेना है। जहाँ छोटे का निशान लगा हुआ है वहाँ से देख करके हमें फंक्शन की वैल्यू यहाँ लेनी है। तो LHL के लिए फंक्शन ax प्लस 1 है और RHL के लिए फंक्शन bx प्लस 3 है। तो मैं यहाँ पर ये वैल्यू ले लेता हूँ। तो एफ एक्स की जगह मैं यहाँ पर ax प्लस 1 उतारूँगा। इधर लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और यहाँ पर मैं bx प्लस 3 उतार दूँगा। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें इसे कैसे सॉल्व करना होता है आपको याद होगा। x की जगह हम 3 माइनस h लेंगे, तो यहाँ से हमें ये h टेंड्स टू 0 मिल जाएगा। ये ऐसे लिखेंगे, 3 माइनस h लिखेंगे, ये प्लस का 1 हो जाएगा। इधर लिमिट, यहाँ भी हमें h टेंड्स टू 0 लिखना है, लेकिन यहाँ पर हमें x की जगह क्या लिखना है, 3 प्लस h। ठीक है, प्लस का 3 हम ऐसे ही लिख देंगे। अब स्टूडेंट अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ h है वहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी h की जगह 0 लिख देंगे। तो a ऐसे लिखा मैंने, 3 माइनस ये 0 प्लस का ये 1 हो गया। यहाँ ये b, ये 3 और h को फिर यहाँ भी 0 करना है मुझे, ये प्लस 3 ऐसे ही रहा। अब ये देखिए यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3a प्लस 1, इधर 3b बन गया प्लस का 3। अब देखिए 3a, इधर से 3b को इधर ही ले लेता हूँ तो 3b माइनस का हो गया। 3 की तरफ इस 1 को ले जाएं तो ये माइनस का हो जाएगा। यहाँ से आप चाहो तो 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो a माइनस ये b और ये 3 से 1 गया तो 2 बच गया। तो स्टूडेंट
हमें ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप निकालनी है, तो आप इसको इस तरह से निकाल सकते हो। यही ए तथा बी के बीच अभीष्ट संबंध है। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से दिया है, बिंदु 1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण x इंटू डी वाई बराबर में 2x² + 1 इंटू में dx। यहाँ x बराबर नहीं है 0। तो हमें ये एक समीकरण दिया है, ठीक है, हमें इसे हल करना है। तो इस अवकल समीकरण को मैं लिख लेता हूँ पहले, x इंटू में डी वाई बराबर 2x² + 1 इंटू में dx। तो देखिए स्टूडेंट, हम इसे सेपरेट कर लेते हैं, मतलब x, ये डी वाई को मैं इधर ही रख लेता हूँ। इस x को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो इनके अपॉन में इस तरह से लिख सकते हैं इसे। अब आगे अगर इस x को मैं इस 2x² के नीचे अलग से ले लूँ और इस 1 के नीचे अलग ले लूँ, ठीक है, इस तरह से, तो यहाँ ये एक x कट जाएगा। आगे ध्यान दें स्टूडेंट, ये यहाँ पर 2x बचा है और ये 1/x बचा हुआ है। अब यहाँ से दोनों पक्षों का समाकल ले लेते हैं। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, तो देखिए समाकलन हम ले लेते हैं दोनों तरफ। आपको याद होगा ये 1 dy है, तो यहाँ हमें इसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा y। यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर यहाँ 1 है, तो ये (2) हो जाएगी। ये 1/x है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको याद होगा log x आता है, और प्लस c अपन इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ 2 से 2 कट गया। आगे y बराबर x² + log x + c। अब स्टूडेंट हमारे पास बिंदु दिए हैं सवाल में कि जो वक्र है बिंदु 1 से होकर गुजरता है, तो हम अब इसमें नीचे जो हमें रिजल्ट मिला है इसमें हम लिखेंगे, इसके लिए बिंदु, इसके लिए लिख देंगे, यह है बिंदु 1 से होकर जाता है तब, ठीक है। जो हमें ये समीकरण मिला है ये कोई वक्र है, आप यहाँ थोड़ा सा ये है, यहाँ वक्र और लिख दें, यह वक्र बिंदु 1,1 से होकर जाता है तब। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें जो 1,1 है ये 1 x की वैल्यू है, ये वाला 1 y की वैल्यू है। तो जहाँ पर x और y दिख रहे हैं वहाँ 1 लिख देंगे, तो ये 1 हो गया। यहाँ x की जगह यहाँ भी ये 1 हो गया, ये log और ये 1 + c, ऐसे ही रहने दें। अब देखिए ये 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाती है। यहाँ ये 1 से 1 कट जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0।
ठीक है, हम इस सी की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 में सी का मान रखने पर तो यहाँ से फाइनल आंसर इस तरह से आएगा, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स, और c का क्योंकि मान 0 हो गया है तो मैं यहाँ 0 नहीं लिखूँगा, ये यहीं इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अभीष्ट वक्र का समीकरण होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से दिया हुआ है, 2x प्लस 3y बराबर में sin x है, हमें इसमें dy dx का मान निकालना है। तो देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करना है। 2x प्लस 3y बराबर sin x, में इसको उतार लेता हूँ। यहाँ आपको लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करना है तो d बटे डी एक्स इसके आगे आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी dy dx और यहाँ भी dy dx लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये x का ही फलन है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 रह जाएगा, x का 1 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो ये फंक्शन y का है, इसलिए 3 तो 3 रहेगा और इसे लिख दिया जाएगा dy dx। ठीक है, साइन x है ये, तो साइन का डिफरेंशिएशन cos x आता है। ठीक है, आपको याद होगा ये। अब हमें इसमें dy dx का मान निकालना है, तो हम 3 और ये dy dx को इधर ही रखेंगे, cos x की तरफ हम इस 2 को ले लेंगे तो ये इधर माइनस का हो जाएगा। यहाँ से मुझे dy dx की ही वैल्यू निकालनी है, इसलिए dy dx यहीं छोड़ देंगे और cos x माइनस का 2 इसके पूरे के अपॉन में 3 लिख देंगे, तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला सवाल स्टूडेंट इस तरह से है, यदि x का मान दिया है a cos थीटा और y का मान दिया है a sin थीटा, तो dy dx का मान निकालिए। dy dx का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो सवाल है ये जो मैंने अभी ऊपर करवाया उसके अथवा में ही आया हुआ है। तो देखिए ये भी बहुत ही सरल सवाल है, इसे किस तरह से हल करेंगे। देखिए सबसे पहले हम जो हमारे पास x बराबर a cos थीटा, एक ये इक्वेशन दी गई है और एक दी गई है y बराबर a sin थीटा, ये दोनों हैं। हम दोनों का सबसे पहले थीटा के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो इक्वेशन है ये पैरामीट्रिक इक्वेशन यानी कि प्राचल समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें हमेशा जो इसमें पैरामीटर दिया है उसके सापेक्ष ही अवकलन करना चाहिए। तो इसमें ये थीटा में लिखे हुए हैं दोनों, तो हम x के या y के सापेक्ष न करते हुए इसमें थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो आप यहाँ लिख देंगे दोनों समीकरण का थीटा के सापेक्ष
अवकलन करने पर चलिए यहाँ से इसका हम अवकलन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम x का करेंगे थीटा के सापेक्ष, तो dx अपॉन डी थीटा लिख जाएगा। a cos थीटा का निकालेंगे तो a ऐसा ही रहेगा, cos का आता है माइनस में साइन, तो मैंने माइनस a साइन थीटा लिखा। इसे मैं एक समीकरण दे दूँगा। अब इस y वाले का करेंगे तो ये dy बटे डी थीटा आ जाएगा। a को ऐसा ही a लिखना है, साइन का डिफरेंशिएशन cos थीटा आता है। इसे हम समीकरण नंबर 2 देंगे। अब हमें देखिए क्योंकि dy बटे dx निकालना है, तो यहाँ क्लियर आप देख सकते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 से डिवाइड कर देंगे। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देने पर, ठीक है, मैं यहाँ पर भाग कर देता हूँ। तो dy बटे डी थीटा इसके अपॉन में लग जाएगा dx अपॉन डी थीटा बराबर देखिए a cos थीटा है, बटे में आएगा माइनस का a साइन थीटा। आप देख सकते हो a से a कट जाएगा, यहाँ डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा। तो आंसर में dy बटे dx बराबर, यहाँ cos अपॉन साइन आपको याद होगा कॉट थीटा बन जाएगा, तो ये कॉट थीटा आ गया। तो यही dy dx की वैल्यू है। आपको अच्छे से ये भी सवाल आ गया होगा। स्टूडेंट अगला सवाल इस तरह से है, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स अंडूड x बराबर है 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सरल सवाल है। इसे आप चाहे तो LHS लेकर के सिद्ध कर दें या फिर RHS लेकर के सिद्ध कर दें। मैं यहाँ पर LHS साइड लेकर के सिद्ध करूँगा। तो देख लीजिए आप इसे, tan इनवर्स अंडूड x। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, इसकी RHS में देखा जाए तो cos से पहले 1/2 लगा हुआ है। तो मैं RHS को देखते हुए ही इसे प्रूफ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे 1/2 चाहिए प्रूफ में, तो मैं इस tan इनवर्स के आगे 1/2 लाऊंगा। और ये 1/2 कैसे आएगा, 1/2 लूँगा और मैं मल्टीप्लाई में 2 भी लिख लूँगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर 2 से 2 काट दूंगा तो ये tan इनवर्स अंडूड x ही बच जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे रिजल्ट में 1/2 भी चाहिए। अब जैसे ही मैंने 1/2 लिखा तो अब मुझे याद आ जाएगा कि एक फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स अगर x हो। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, यदि 2 tan इनवर्स x है तो बराबर में cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ 2 tan इनवर्स जो अंडूड x है इसको cos में कन्वर्ट करूँ तो ये आ जाएगा यहाँ से cos इनवर्स, ठीक है, ये 2 और यहाँ x की जगह जो अंडूड x है तो मैं आगे जा कर के 1 माइनस यहाँ अंडूड x का स्क्वायर, नीचे 1 प्लस अंडूड x का स्क्वायर, 1/2 ऐसे ही रखा, cos इनवर्स यहाँ 1 माइनस, जब अंडूड x का जब स्क्वायर होगा तो ये खाली x बच जाएगा और नीचे 1 प्लस ये यहाँ भी अंडूड x का स्क्वायर है तो x आ जाएगा।
तो आप देख सकते हो ये सवाल प्रूफ हो चुका है, हमें RHS में इतना ही लाना था। ठीक है, यहाँ प्रूफ्ड डाल देंगे। तो उम्मीद है आपको ये सवाल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसी के अथवा में एक सवाल इस तरह से भी दिया था, यदि ये नहीं करना था तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे। 2 tan इनवर्स 2 cos, फिर इसमें 2 sin इनवर्स 1/2 इस तरह से दिया था। इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना था या इसे सॉल्व करना था, इस तरह से सवाल था। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इसे किस तरह से करना है। तो 2 tan इनवर्स इसको ऐसे ही रखें, ये 2 cos, इसे यहाँ से सॉल्व करा जाएगा। 2 ऐसे ही, ये sin इनवर्स लिखा। स्टूडेंट आपको याद होगा जो 1/2 है, ये साइन में sin 30 डिग्री की वैल्यू है, sin 30, और sin 30 को हम रेडियन में π/6 लिखते हैं। ठीक है, यानी 1/2 की जगह मैंने sin π/6 लिखा है। आप लोग समझ गए होंगे। आप चाहें तो यहाँ पीछे सिंस करके चूंकि करके लिख दिया करें, sin π/6 मतलब होगा 1/2। ठीक है, ऐसा करने से यहाँ ये साइन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और अब आगे tan इनवर्स 2 cos, ये 2 π/6 बच जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये साइन से साइन दोनों हट गए, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, साइन इनवर्स sin x है तो बराबर में x बचता है। अब आगे देखिए 2 tan इनवर्स, यहाँ 2, ये 2 से 2 तिया 6, ये कट जाएगा। अब आप देख सकते हो जो cos π/3 इतना बचा हुआ है। अब हम यहाँ cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री का मान रख देंगे। तो यहाँ 2 tan इनवर्स 2 ऐसे ही रखा, ये cos 60 डिग्री है तो इसका मान होता है 1/2। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 से 2 कट जाएगा, और अब 2 tan इनवर्स 1 बचा हुआ है। तो ये 1 जो है, आपको याद होगा tan में वैल्यू किसकी होती है, tan 45, और tan 45 को हम tan π/4 लिख लेंगे। रेडियन वैल्यू 45 को π/4 लिखते हैं, तो 1 की जगह मैंने tan π/4 लिख लिया है। ठीक है, 1 की जगह tan π/4, tan π/4 का मतलब 1 होता है, इसलिए tan इनवर्स से tan जब कट जाएगा तो 2 इंटू में π/4 आ गया, 2 से 4 को काटा, 2 दूनी 4, तो हमारे पास बचा π/2। ठीक है, यही आंसर होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगला सवाल इस तरह से है, आप व्यू a बराबर 1, 5, 6, 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, a माइनस a डैश, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले a माइनस a डैश निकालूंगा। देखो स्टूडेंट, a डैश आप समझ रहे हो, a डैश का अर्थ है इस a आव्यूह का ट्रांसपोज। आपको याद होगा, ट्रांसपोज जब किसी मैट्रिक्स का निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम उसकी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। तो मैं a माइनस a डैश को चेक करना चाह रहा हूँ कि ये विषम सममित है कि नहीं। तो आपको याद होगा विषम सममित आव्यूह क्या होते हैं, जैसे कि ये a माइनस a डैश है, अगर हमें a माइनस
ए डैश की जो वैल्यू है वो हमें इस तरह से मिल जाए कि ए माइनस ए डैश का पूरे का अगर एक ट्रांसपोज निकालें वो नेगेटिव वैल्यू के साथ आए तो ये विषम सममितापीय हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ए माइनस ए डैश निकाल लेता हूँ यहाँ। तो ए की जगह तो मैं ये मैट्रिक्स उतार दूंगा जो दी गई है 1 5 6 7, बीच में माइनस। अब ए डैश यानी इसी का ट्रांसपोज, तो मैंने जैसा कि कहा इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, तो जो 1 5 ऐसे लिखे हुए हैं इसे खड़े में ऐसे लिख देंगे 1 5 6 7। ठीक है, इस तरह से आ गया। अब आगे देखिए, इसे इस तरह से करेंगे 1 माइनस 1, 1 में से 1 घटाएंगे, 6 में से 5 या 5 माइनस 6, ऐसे ही 7 माइनस 7। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ ये 0 बचा, ये 1 बचा और ये -1 बचा है और ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ हमने ए माइनस ए डैश निकाल लिया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब हमें ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज निकालना है पूरे का, तो मैं इसे निकाल लेता हूँ। ए माइनस ए डैश इस पूरे का ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ए माइनस ए डैश मैट्रिक्स ये निकल के आई है, हम इसकी रो को कॉलम में चेंज कर लेंगे। तो ये किस तरह से आएगा, 0 माइनस का 1, फिर 1, फिर नीचे आ जाएगा 0। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस कॉमन, तो सारे एलिमेंट के निशान चेंज हो जाएंगे। अब 0 का तो कोई निशान नहीं होता तो 0 ही रहेगा। ये -1 है वो +1 लिखा जाएगा, ये +1 है वो -1 और 0 का 0 लिख देंगे। सही है इतना। अब आप स्टूडेंट क्लियरली देख सकते हैं कि ये आ चुका है। देखिए यहाँ जो हमने ए माइनस ए डैश निकाला था उसकी वैल्यू 0 1 -1 0 थी, वही वैल्यू 0 1 -1 और 0 आ चुकी है। यानी मैं इतने की जगह अगर चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश लिख सकता हूँ। तो आप यहाँ क्लियरली देख चुके हो कि ए माइनस ए डैश का जब ट्रांसपोज निकला है तो केवल माइनस का निशान आगे आया है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई मैट्रिक्स ए हो और उसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें ए डैश, तो ए डैश बराबर माइनस में ए आता है तो वो विषम सममितापीय होता है। तो यहाँ ये प्रूफ हो चुका है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः ए माइनस ए डैश एक विषम सममित आव्यूह है, आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, ये सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, अगला सवाल इस तरह से स्टूडेंट, यहाँ हमें ये मैट्रिक्स रूप में इस तरह से दिया हुआ है, हमें इसमें x y z और t के मान निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं क्लियरली इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में 2 है, इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में 3 है, इसी तरीके से जो RHS में मैट्रिक्स लिखी है उसकी मल्टीप्लाई में 3 है। तो सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इस तरह से आ जाएगा 2x, ये 2y, यहाँ 2z और 2 एकन ये 2, प्लस ये 3 का मल्टीप्लाई तो 3, ये 0, ये माइनस का 3 और 3 दूनी यहाँ 6 हो गया। अब ये 3 का यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो ये 3 त्रिक 9, ये 3 चौक 12, 3 पंजे ये 15, 3 छिके 18। ठीक है, इतना आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये प्लस है दो मैट्रिक्स के बीच में, तो यानी कि ये ऐड हो जाएंगे। तो 2x में 3 ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3, ये 2y में 0 ऐड करेंगे तो 2y रहा, यहाँ 2z में माइनस का 3 आ जाएगा ये वाला, इस 2 में 6 ऐड करेंगे तो 8 हो गए, बराबर लगाया। ये मैट्रिक्स
एच रखनी है। ये मैंने जैसी की तैसी उतार दी। अब यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों में संगत अवयवों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, तो देखिए यहाँ 2x + 3 इसके बराबर में लिख देंगे 9। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम मान निकालें तो 2x 9 की तरफ 3 गया तो माइनस का हो गया, 6 बच जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से काट के 2 तिया 6, x बराबर 3। ठीक है, ये मान निकल गया। अब देखिए यहाँ अगर 2z - 3 इसकी कंपेयरिंग होगी तो ये 15 आ गया। तो यहाँ से 2z बराबर 15 की तरफ -3 के लेंगे तो प्लस का हो जाएगा। ये 2z बराबर ये 15 3 18, ये 2 नम्मा 18 हो गया। तो z का मान 9 आ गया। ठीक है, इस तरह से। अब आगे देखिए 2y इसके बराबर में 12 लिख सकते हैं। 2y बराबर 12, तो 2 छिक्के ये 12 हो गया। तो यहाँ से हमें y का मान मिल गया 6। ठीक है, अब t का मान रह गया अभी। तो इसमें t हमारे पास, स्टूडेंट एक छोटी सी यहाँ गलती हो गई है। यहाँ मैंने 1 लिख दिया था, इसे t कर लें तो यहाँ 2 का जो मल्टीप्लाई हुआ है तो ये 2t हो जाएगा। और फिर यहाँ 2t में 6 को जोड़ेंगे तो 2t + 6 लिख देना, यहाँ 8 हटा देना। तो आगे जब इसकी तुलना करेंगे तो 2t + 6 के बराबर में हम 18 ले लेंगे। तो ये इस तरह से आ जाएगा, 2t + 6 बराबर 18। जब प्लस के 6 को इधर RHS साइड में ले जाएंगे तो 18 से 6 घटेगा, 12 बचेगा। 2 से काट देंगे तो 2 छिक्के ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ t का मान हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने चारों के मान निकाल दिए, x का मान 3, y का मान 6, z का मान 9 और t का मान 6। ठीक है, उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा।